हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और ये एग्ज़ाम जो बीपीएससी 67th का मेंस होने वाला आप लोगों का, उसके लिहाज से जो सेकंड पेपर जीएस का होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा आप लोग देखे भी होंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके का होता है कि ये अब किताबी जो भाषाएं हैं, जैसे डीपीएसपी और मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, या मूल कर्तव्य के महत्व को कम करके आंका गया है भारतीय संविधान में, ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं। ठीक है, जो माने जाते हैं कि बड़े खतरनाक टाइप के हैं। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न में हम अभी इन टॉपिक्स को नहीं लाएंगे। अभी आज के वीडियो में करीब 4 या 5 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक के अंत में प्रश्न दिए गए हैं। वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको वो प्रश्न सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी और आप प्रश्न को अच्छे से लिख लेंगे। एक अंकदायी जो उत्तर होता है वो आपको लिखने का एक मतलब कि तरीका पता चल जाएगा कि किस प्रकार से हम अपना उत्तर कवर कर सकते हैं, प्रश्न को कवर कर सकते हैं और अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, सीक्वेंस में लिख सकते हैं, शब्द को कैसे कंट्रोल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें आप इसमें देख लेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इसमें सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे से संबंधित। ठीक है, तो आरक्षण के मुद्दे से संबंधित हम बात करेंगे तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। आवश्यकता क्यों है, ठीक है, फिर आवश्यकता के बाद राजनीतिक दलों द्वारा उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है, ठीक है, फिर इसका एक विकल्प क्या हो सकता है, ठीक है, और कोई अन्य उपाय क्या हो सकता है आरक्षण के अलावा, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और अंत में इसके संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, एक या दो प्रश्न देख लेंगे। आरक्षण का मुद्दा। भारत में प्राचीन राज्य व्यवस्था उन्नत, विकसित और सुव्यवस्थित थी, जिसमें आरक्षण जैसा कोई प्रावधान नहीं था। याद रखना, ये भूमिका के रूप में आपको कुछ इस तरीके से देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए सभी के पास समान अवसर थे और अपनी प्रतिभा से श्रेष्ठता को साबित कर कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकता था। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से एक प्रश्न आपको और मिल जाएगा कि अगर मान लीजिए स्टेटमेंट के रूप में आ जाए, हालांकि भारत में प्राचीन राज्य व्यवस्था उन्नत, विकसित और सुव्यवस्थित थी, जिसमें आरक्षण जैसा कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था का राजनीतिक दलों द्वारा किया गया प्रयोग, या फिर आरक्षण का जो मुद्दा है उससे संबंधित, फिर उसके बाद इसका एक अन्य विकल्प क्या हो सकता है, ऐसा कुछ प्रश्न हो सकता है। तो आपको इस बात पर ध्यान रखना। ठीक है, तथा अपनी प्रतिभा श्रेष्ठता से को साबित कर भी कोई भी उच्च पद प्राप्त कर सकता था। कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में योग्यता को आधार बनाया जाता था, न कि जाति को। उस समय गुण और कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था प्रशासित होती थी। समय के बदलते परिवेश ने राज्य व्यवस्था में आरक्षण की नीति का समावेश हुआ और आरक्षण के हित में सभी पक्ष स्वहित से प्रेरित हैं। राजनीतिक आरक्षण को वोट बैंक के स्रोत के रूप में, पिछड़ी जातियां अपने विकास की सीढ़ी के रूप में, तो अगड़ी जातियां जो हैं इसे अपने भविष्य को अंधकारमय बनाने वाला मानती हैं। तो एक ये भी आपका स्टेटमेंट हो सकता है। इस प्रश्न के लिहाज से आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ से राजनीतिक आरक्षण को वोट बैंक के स्रोत के रूप में, पिछड़ी जातियां अपने विकास की सीढ़ी के रूप में, ठीक है, और जो अगड़ी जातियां हैं वो क्या मानती हैं कि अपने को अंधकारमय बनाने वाली मानती हैं। ठीक है, आरक्षण की आवश्यकता क्यों थी भाई? प्राचीन काल से वर्तमान समय तक भारत की राज्य व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए। इस दौरान भारतीय समाज का एक बड़ा तबका राज्य व्यवस्था में भागीदारी से दूर हो गया और वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गया। उसे राज्य व्यवस्था के गुण धारा, मुख्य धारा में भागीदारी और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से कुछ वर्षों के लिए संविधान द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है, सरकारी सेवाओं और संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों और अनुसूचित जातियों से सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कानून के द्वारा
सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और सभी सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थानों में पदों तथा सीटों के प्रतिशत को आरक्षित करने की कोटा प्रणाली प्रदान की। संसद में अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिनिधित्व के लिए भी आरक्षण की नीति अपनाया गया और सरकार ने उच्च शिक्षा अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे रखा। उच्च शिक्षा में यहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा हम गड़बड़ कर दिए, ठीक है। फिर राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण का प्रयोग कैसे होता भाई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान कुछ मतलब पहले के कुछ समूहों की अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया था, ठीक है। संविधान निर्माताओं को मानना था कि भैया जाति व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति जनजाति ऐतिहासिक रूप से दलित रहे और उन्हें भारतीय समाज में सम्मान और समान अवसर नहीं मिला या नहीं दिया गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में उनकी भागीदारी कम रही। इसी कमी को दूर करने के लिए देखिए ये भी एक भूमिका ही है। इसी कमी को दूर करने के लिए संविधान ने सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की खाली सीटों और सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 15% और 7.5% का आरक्षण रखा था, जो कि 10 वर्षों के लिए था। बस समझ। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिए गए आरक्षण को 10 वर्षों के बाद उनकी स्थिति की समीक्षा किया जाना था, किंतु यह अवधि राजनीतिज्ञ अपने वोट बैंक के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती सरकारों मतलब आगे जो आने वाली सरकार थी उनके द्वारा ही बढ़ाई जाती रही, ठीक है। इसे किसी भी राजनीतिक दल द्वारा समीक्षा कर हटाने का प्रयास नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता था कि उनका वोट बैंक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए गठित जो मंडल आयोग की सिफारिश पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसे जनता सरकार ने 1989 में लागू भी किया। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं तथा उनका कहना है कि आरक्षण भारत में एक राजनीतिक आवश्यकता है, क्योंकि मतदान को विशाल जनसंख्या का प्रभावशाली वर्ग आरक्षण को स्वयं के लिए लाभप्रद रूप में देखता है। सभी सरकारें आरक्षण को बनाए रखने या बढ़ाने का समर्थन करती हैं, अतः आरक्षण संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है प्रश्न के रूप में, ठीक है। फिर शोषित वर्ग को यहाँ तक पूरा हम समझ लिए। आरक्षण क्या है, मुद्दा क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, प्राचीन काल में क्या था, उसके बाद कैसे सिस्टम बदला है और राजनीतिज्ञ कैसे वोट बैंक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय प्रदान करवाने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त अन्य कौन से उपाय करने चाहिए। तो बात करेंगे आरक्षण का मूल उद्देश्य होता है वंचित वर्गों का प्रशासन में भागीदारी करना, लेकिन यह एक वैशाखी बनकर रह गया। इससे समाज में भेदभाव बढ़ गया। आरक्षण ने विविध स्तरों पर जातीय संघर्ष और वैमनस्य को देखिए जातीय संघर्ष वैमनस्य को बढ़ाकर भारतीय समाज को विखंडित करने का प्रयास किया है, ठीक है, प्रयास का कार्य किया है। इस समस्या के समाधान के लिए आरक्षण के अतिरिक्त वंचित पिछड़े वर्ग के बच्चों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें प्रशासन में भागीदार बनाया जा सकता है। ये एक उपाय है। कैसे? उच्च यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते हैं आप, कैसे? उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। फिर सरकार द्वारा सभी वर्गों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, एक जैसी सुविधा प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो, यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अनुसूचित जाति या जनजाति पिछड़े समुदायों को आर्थिक सहायता द्वारा उनको सशक्त किया जाए, न कि उनको आरक्षण देकर आश्रित बनाया जाए। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है, आरक्षण एक संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन है। इस तथ्य के आलोक में आरक्षण व्यवस्था का वर्णन करते हुए आरक्षण के विकल्प की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक प्रश्न भी हो गया। अगला टॉपिक है मध्यावधि चुनाव और लोकतंत्र से संबंधित। मध्यावधि चुनाव होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं। कार्यकाल के दौरान ही किसी की मृत्यु हो जाए या किसी का पद खाली हो जाए तो मध्यावधि चुनाव होते रहते हैं। तो मध्यावधि चुनाव और लोकतंत्र में क्या प्रतिकूल संबंध है या अनुकूल संबंध है, या किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे को मतलब ओवरलैप करते हैं। चलिए, तो मध्यावधि चुनाव और लोकतंत्र की बात करेंगे और आज वाले वीडियो में हमें लगता है कि ये दो ही टॉपिक करेंगे, ठीक है, या फिर आगे देख लेंगे। मध्यावधि चुनाव और लोकतंत्र। नियमित चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा है। आपको पता होना चाहिए कि नियमित चुनाव लोकतंत्र की जीवन रेखा है। चुनाव ऐसी खिड़की है जिसमें मतदाता सरकार के प्रति अपने दृष्टिकोण, राय, गुस्से का इजहार करते हैं। अन्य किसी भी लोकतंत्र
की तरह भारत के लिए यह बात सत्य है। नियमित चुनाव के कारण भारतीय लोकतंत्र बाधाओं को पार करता रहा है। ठीक है, भारत में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का चुनाव की समय सीमा 5 साल निर्धारित है साधारण रूप से, लेकिन गठित सरकार के 5 वर्ष पूरा होने से पहले किसी कारण से गिर जाए या अल्पमत में आ जाए तो इस परिस्थिति में मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। भैया ध्यान रखना, आपातकाल के बाद केंद्र में तथा इससे पहले 1976 के बाद ही राज्य में गठबंधन सरकार का गठन प्रारंभ हुआ। परिणाम स्वरूप इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि कई बार मध्यावधि चुनाव कराए गए। मध्यावधि चुनाव का लोकतंत्र पर कई प्रकार से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है भैया? देखिए, आर्थिक प्रभाव होता है इसका, मतलब चुनाव संपन्न कराने में बहुत अधिक सरकारी कोष के साथ साथ निजी धन भी खर्च होता है। सरकारी कोष का खर्च अंततः जनता को ही वहन करना पड़ता है। ध्यान रखना, जनता को ही वहन करना पड़ता है। और सरकार के पूर्ण अवधि के बाद चुनाव खर्च लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन मध्यावधि चुनाव का खर्च सरकार और जनता पर अतिरिक्त बोझ डालती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो एक पॉइंट हो गया। मध्यावधि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ जाती है भैया, महंगाई भी बढ़ती है, ये भी आपको याद रखना है। जो जनता को वहन करना पड़ता है चुनाव में अधिक खर्च हो जाने के कारण सरकार के पास कोष की कमी हो जाती है, जिससे वह कल्याणकारी कार्यक्रम और विकास कार्यों में पैसा खर्च नहीं कर पाती। परिणाम क्या होता है? विकास बाधित हो जाता है। विकास नहीं होने से रोजगार के कम अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। क्योंकि बेरोजगारी का संबंध गरीबी से है, तो गरीबी के कारण कई समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक बात ये भी आपको याद रखना है। इसमें कई सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने हालांकि मेरे 2 ही प्रश्न इसमें दिए हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें 2 के अलावा भी प्रश्न आप तैयार करके खुद लिख के हमें भेज सकते हैं, वो हम देख लेंगे। ठीक है, फिर राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मध्यावधि चुनाव अस्थायी सरकार को जन्म जन्म देती है। ठीक है, साथ ही जनता के बीच लोकतंत्र और चुनाव के विषय में एक नकारात्मक संदेश भी जाता है। चुनाव में जनता की रुचि घटती है। सरकार की अवधि पूर्ण न होने की स्थिति में जनता प्रतिनिधियों और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। यह योग्य प्रतिनिधियों का सही से चुनाव भी नहीं कर पाते हैं। सरकार के असामयिक परिवर्तन से पिछड़ी सरकार में चल रही योजनाओं का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। ध्यान रखना भैया हर एक पॉइंट को। उदाहरण है 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर एक वर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। इसके साथ अन्य महत्वाकांक्षी योजनाएं और कार्यक्रमों को 2 साल के बाद सत्ता में इंदिरा गांधी सरकार में बंद कर दिया। इंदिरा गांधी सरकार ने बंद कर दिया, जिससे देश का अत्यधिक समय, धन और श्रम सबको हानि हुई। और पर उपर्युक्त प्रभाव के अतिरिक्त भी मध्यावधि चुनाव का प्रभाव पड़ता है। प्रत्याशियों द्वारा जमकर काले धन का प्रयोग किया जाता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चुनाव में लगभग सारा सरकारी तंत्र व्यस्त रहता है, जिससे अन्य कार्य प्रभावित होते रहते हैं। मध्यावधि चुनाव की परिस्थिति में सरकार के अस्थायित्व के कारण शेयर मार्केट भी, भैया देखो, शेयर मार्केट के असमंजस की स्थिति भी बनी रहती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आपने अगर देखा हो, एक वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज, आपने अगर देखी है तो आप उसको देखकर पूरा का पूरा सिस्टम समझ सकते हैं। और एक चीज़ और बताएं, अगर उसको आपने देखा है तो इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे जो की पॉइंट्स बोलते हैं जिसको हम, वो आप बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, जो आप किताबों को पढ़कर नहीं समझ पाएंगे जीवन में। ठीक है, तो वेब सीरीज अगर नहीं देखें तो वो वाली वेब सीरीज एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए। तो शेयर मार्केट गिर जाते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि कमजोर हो जाती है। विदेशी व्यापार और निवेश आदि के साथ ही विदेशों के साथ अन्य समझौते और रिश्ते प्रभावित होते हैं, क्योंकि नई सरकार की विदेश नीति पिछले सरकार से अलग होती है। ठीक है, प्रत्याशी जाति, धर्म, क्षेत्रवाद आदि का प्रयोग चुनाव जीतने के लिए करते हैं। इससे समाज में भेदभाव और वैमनस्यता उत्पन्न होती है। यह परिस्थिति अंततः देश और समाज दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। मध्यावधि चुनाव का देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, विदेश नीति आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और विश्व में साख भी खराब होती है देश की। ठीक है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है, जिससे लोकतंत्र के पतन होने का खतरा उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि मध्यावधि चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक भाग भी है। अतः संविधान निर्माताओं ने सरकार की निरंकुशता की स्थिति से, अब देखिए खराब ही नहीं है पूरा पूरा, संविधान निर्माताओं ने क्या किया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक भाग है, निरंकुशता की स्थिति से बचने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया है इन्होंने। इसके डर से ही सरकार क्या करती है, निरंकुशता से बचती रहती है। और मध्यावधि चुनाव की समस्या 80-90 के दशक में अत्यधिक हो गई थी, ये हो गया था, क्योंकि इस दौरान केंद्र और राज्य दोनों में साझा सरकार का गठन होता था।
अब हमारा लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा भैया। हालांकि ऐसा है कि लोकतंत्र परिपक्व होता जा रहा है क्योंकि केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकार होने के बावजूद भी मध्यावधि चुनाव की स्थिति कम हो गई, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत भी है। उदाहरण भी आप दे सकते हैं यहाँ पे। वर्तमान में केंद्र राज्यों में साझा सरकार का स्वरूप दो बड़े समूहों यूपीए और एनडीए के रूप में संगठित हो गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप साझा सरकार भी अपनी अवधि पूरी करती है तथा मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे 1999 से 2004 के बीच में, 2004 से 2014 के बीच में, 2014 से अभी तक की स्थिति, ये सब आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। गठबंधन सरकार ही तो है, यूपीए है, एनडीए है, यूपीए आएगी, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन कार्यकाल सबका पूरा हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे यूपीए का 2 कार्यकाल लगातार पूरा हुआ है, बराबर से 5 साल चला था, 5-5 10 साल, है ना। तो इस समय एनडीए की सरकार चल रही है, तो इसका भी देखिए 1 कार्यकाल पूरा कर लिया इन्होंने, पूरा कुछ भी बीच में इधर उधर नहीं हुआ है, और दूसरा कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। तो ठीक है, ये सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक प्रश्न भी दे दिया है, मध्यावधि चुनाव लोकतंत्र के लिए खतरा है जो देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, विदेश नीति को दुष्प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और आप लिख सकते हैं कि मध्यावधि चुनाव से देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विदेश नीति दुष्प्रभावित होने के साथ साथ इसकी साख भी खराब होती है। ठीक है, फिर भी मध्यावधि चुनाव सरकार की निरंकुशता से बचने का एक साधन है, स्पष्ट कीजिए। तो आप ये भी स्पष्ट कर सकते हैं। बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपको अनुच्छेदों का वर्णन ही करना पड़े। ठीक है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। अगला भी टॉपिक देख लेते हैं, अभी अच्छा खासा टाइम है। अगला टॉपिक है राजनीति और अपराधीकरण से संबंधित। अभी इसमें भी प्रश्न आपको मिलेंगे टॉपिक के अंत में। भारतीय चुनाव में बढ़ते धन बल के प्रयोग ने राजनीतिक भ्रष्टाचार की समस्या को गंभीर बना दिया, और बढ़ते राजनीतिक भ्रष्टाचार ने राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति को तीव्र कर दिया है। प्रारंभिक चरण में राजनीतिज्ञों ने अपराधियों की सहायता से चुनाव जीतते थे, राजनीतिज्ञ जो थे अपराधियों की सहायता से चुनाव जीतते थे और बदले में संरक्षण भी देते थे। इसी प्रक्रिया को राजनीतिक अपराधीकरण कहा गया। बाद के चरणों में क्या हुआ, अपराधियों को एहसास ये हो गया कि भैया राजनीतिज्ञ जो है ना, उनका इस्तेमाल करके ही चुनाव जीतते हैं, अपने हितों का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पूरी होने पर उनसे किनारा कर लेते हैं। तो इसी के बाद वो स्वयं राजनीति में भाग लेने लगे और चुनाव लड़ने लगे, जिसे अपराधी का राजनीतिकरण कहा गया। आप एक वेब सीरीज फिर से बता देते हैं, एक और वेब सीरीज आई हुई थी, आप देखे होंगे, जो गोरखपुर पे बनी हुई थी, नाम हमें भी ध्यान नहीं आ रहा है, रंगबाज वेब सीरीज थी। उसको आप देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से ये राजनीतिक इस बात का इस्तेमाल करते हैं। शिव प्रकाश शुक्ला की जो कहानी है वो आप वेब सीरीज पूरी देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, उसमें आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर इसे तो वो स्वयं राजनीति में भाग लेने लगते हैं और चुनाव लड़ने लगे, जिसे अपराधी का राजनीतिकरण कहा गया। ठीक है, राजनीतिक अपराधीकरण का विकास कैसे हुआ, बात ही करेंगे क्योंकि इतिहास भी जानना जरूरी है। तो 1980 के दशक और उसके बाद भारतीय चुनाव में काले धन की बढ़ती भूमिका ने राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति तीव्र हुई और भारतीय चुनावी प्रणाली मुख्यतः 3M क्या है, मनी मतलब मनी पावर मतलब धन शक्ति, धन बल, धन शक्ति, मसल पावर मतलब बाहुबल, 3M है ना। तो एक तो हो गया मनी पावर, दूसरा हो गया मसल पावर, और तीसरा है मिनिस्ट्रियल पावर, मंत्री परिषद की ताकत, मतलब सरकारी तंत्र के दुरुपयोग से पीड़ित है। इसे 3C के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कैश, क्रिमिनल कौन, बाहुबल और अपराध दोनों, भ्रष्टाचार मतलब क्या, उसको बोलते हैं इंग्लिश में जो भी बोलते हो, करप्शन। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार कहा जाता है। इसका चुनाव में प्रयोग से राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिला। सक्रिय राजनेता मतदाताओं को डरा धमका कर और जबरन बूथों पर कब्जा कर चुनाव जीतने के लिए अपराधियों और दबंग लोगों का इस्तेमाल करते थे। जब इन अपराधियों और
असामाजिक तत्वों को यह महसूस हुआ कि राजनीतिक उनकी सहायता से ही जीतते हैं, तो स्वयं ही चुनाव के मैदान में उतरने लगे। उनकी नज़र में यह एक सर्वोत्तम उपाय था, व्यवसाय है, जो न केवल उन्हें सरकार की शक्ति प्रदान करेगा बल्कि उनकी अ, अन्य गतिविधियों के लिए राज्य का संरक्षण और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। ठीक है। राजनीतिक और अपराधियों के संबंधों के अध्ययन के लिए समिति का गठन हुआ, नाम है बोहरा समिति। याद रखना, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, संबंधों की पुष्टि की और 1997 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त जी कृष्णमूर्ति ने बताया कि 1996 में देश में होने वाले चुनाव में निर्वाचित 4722 विधानसभा सदस्यों में से 700 से अधिक सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड था और उनके खिलाफ विभिन्न न्यायालयों में कोई ना कोई मुकदमा चल रहा था। राजनीतिक अपराधीकरण की प्रकृति की पुष्टि उम्मीदवारों द्वारा भरे जाने वाले हलफनामों से होती है। 14वीं लोकसभा में 22% से अधिक सदस्य और विधानसभा में 30 से 40% सदस्य दागदार छवि के थे। ये सब एग्जाम्पल के रूप में आपको देना पड़ेगा। ठीक है। फिर एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार 14वीं लोकसभा के आम चुनाव में चुनकर आए 542 विजयी सदस्यों में से 185 सदस्यों मतलब 34% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। ये 14वीं लोकसभा की बात है। जबकि 15वीं लोकसभा के 521 सांसदों के हलफनामों से ज्ञात हुआ कि 158 सांसदों या 30% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। इसी रिपोर्ट के अनुसार 16वीं लोकसभा चुनाव में 112 सांसदों मतलब 21% सांसदों के खिलाफ हत्या की कोशिश, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 1990 के प्रारंभिक चरण में बिहार में, अब बिहार की भी बात करेंगे क्योंकि बिहार का पीसीएस की एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो बिहार में बदलते राजनीतिक परिस्थिति, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, बदलते सामाजिक व्यवस्था ने राजनीति पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए चुनाव में अपराधियों का इस्तेमाल किया जाता है। बाद के समय में स्वयं अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव मैदान में उतरने लगे और चुनाव जीतने लगे। बिहार के प्रत्येक राजनीतिक दल में लगभग 20% सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं या न्यायालय में अपराध के मामले चल रहे हैं। ठीक है। अब आगे देखेंगे राजनीतिक अपराधीकरण रोकने के उपाय। चुनाव में बेईमानी करने के लिए बाहुबल और धन का बढ़ता दुरुपयोग न केवल निर्वाचन आयोग के लिए चिंता का विषय है बल्कि समूचे राष्ट्र के लिए घातक है। जनता और मतदाता सभी राजनीति के अपराधीकरण से गंभीर रूप से चिंतित हैं और राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में चुनाव आयोग, माननीय न्यायालय और गैर सरकारी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इनकी जो भूमिकाएं हैं वो देख लेते हैं। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रही है? तो स्वतंत्रता के बाद 51 से ही चुनाव आयोग द्वारा राजनीति के अपराधीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए चुनाव सुधारों को लागू किए जाने की सिफारिश करता रहा है। इसी संदर्भ में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, देखिए भैया ये भी है, इसी में लागू किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 की धारा 8(3) के तहत यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा अदालत द्वारा सुनाई गई है तो वह जनप्रतिनिधि बनने योग्य नहीं है और जेल से रिहा होने के 6 साल के बाद तक अयोग्य ही रहेगा। ठीक है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 नहीं 51 की धारा 8(4) के तहत दोषी ठहराए जाने के 3 माह तक किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता और दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक ने कोर्ट के निर्णय को इस दौरान यदि ऊपरी अदालत ने चुनौती दी है तो वहां मामले की सुनवाई पूरी होने तक उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। 1997 में चुनाव आयोग ने इलाहाबाद, मुंबई, अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय के आधार पर यह आदेश जारी किया कि अयोग्यता की शुरुआत उसी दिन होगी जिस दिन प्राथमिक अदालत के द्वारा सजा सुनाई जाएगी, भले ही ऊपरी अदालत के द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार के लिए याचिका को स्वीकार किया जा चुका हो। ठीक है। या जमानत दी जा चुकी हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। इसी संदर्भ में चुनाव आयोग द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड को हलफनामा में भरना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उसके नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। 2002 में प्रभाकरणवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(4) के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधि को जो संरक्षण दिया गया है
यह केवल वर्तमान सदन की सदस्यता तक है, ना कि भविष्य के लिए। ठीक है। इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय ने जयललिता को अयोग्य घोषित करते हुए निर्णय दिया था कि अयोग्यता प्राथमिक अदालत द्वारा अपराधी घोषित किए जाने के समय से ही लागू हो जाएगी। ठीक है। चुनाव आयोग 2005 में आदेश जारी किया कि जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट पर 6 महीने या उससे अधिक समय के तक अमल नहीं हो पाया हो, तो यह माना जाएगा कि वह अपने पते पर नहीं रहते और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में न तो वह चुनाव लड़ सकता है और ना ही वो मतदान कर सकता है, दोनों काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका रही है? एसोसिएटेड फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद 2002 और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वाद 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चुनाव आयोग सभी उम्मीदवारों से उनकी परिसंपत्ति, देनदारी, शैक्षिक योग्यता के साथ आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देंगे। इस निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया कि उम्मीदवारों को अपने पत्नी के साथ साथ आश्रितों के संबंध में भी जानकारी देनी होगी। गैर सरकारी संगठनों की याचिका पर ही चुनाव सुधार के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अधिकांश निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए चुनाव आयोग ने पहल की। राजनीतिक अपराधीकरण को केवल कानूनी या प्रशासनिक प्रावधानों से नहीं रोका जा सकता। भैया ये भी ध्यान रखना, हमारी भी जरूरत, हमको भी इसमें सतर्क होना चाहिए। इसके लिए सबसे बड़ी पहल तो राजनीतिक स्तर पर करनी होगी। ठीक है। फिर राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने में आम मतदाताओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर मतदाता अपराधी उम्मीदवारों, ऐसे उम्मीदवारों को बढ़ावा देने वाली पार्टियों को नकारने लगे, तो इससे राजनीतिक दलों पर आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने पर रोक लग सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं इस टॉपिक से संबंधित। पहला प्रश्न है, अपराधी का राजनीतिकरण क्या है? राजनीति का अपराधीकरण नहीं, अपराधी का राजनीतिकरण बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके विकास का वर्णन करते हुए इसे रोकने हेतु विभिन्न संस्थाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, राजनीतिक अपराधीकरण के विकास का वर्णन करते हुए इसे रोकने हेतु चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। एक और है कि राजनीतिक अपराधीकरण का विकास, गैर सरकारी संगठन और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 51 की भूमिका का वर्णन करना है यहाँ पे। ठीक है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हो गए। तो ये हो गया, आज वीडियो हो गई है 27-28 मिनट की हमारे हिसाब से। अब इसी पे रोक देना चाहिए या फिर एक और टॉपिक ये बचेगा इसमें। ठीक है। तो अभी इसी में रोक देते हैं इसको, और बाकी अगली वीडियो कल करेंगे। और ये 3 टॉपिक हैं, 3 टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं आप उनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। प्रश्न की संभावना रहेगी कि कुछ ऐसा प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।